सेविंग्स, बैंक बैलेंस ज़ीरो, सुंदरता, आकर्षण ज़ीरो, सपने, अपनापन ज़ीरो। क्यों छुपाएं कि बर्बादी से हाथ मिला रहे हैं। फिर भी बिखरने का डर ज़ीरो, समाज का डर ज़ीरो, पर ज़ीरो ऐसी कि हर कोई मेरे साथ लगकर कीमती हो जाना चाहता है। नमस्ते, मैं अनीता भारद्वाज दिल्ली से एस्टॉक के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा साझा कर रही हूँ। जीवन यात्रा इसको इसलिए कहूँगी कि जैसे यात्रा में उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हमें लगता है और हमें आशीर्वाद दिए जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। जो रचना मैंने आपको सुनाई ज़ीरो, बहुत से लोग होते हैं जो ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक ऐसी लड़की जो ज़िंदगी में रिश्तों से विमुख होकर 2 बार ज़ीरो से शुरुआत करती है, उसकी क्या कहानी रही वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपनी जीवन यात्रा पे। ज़िंदगी की बहुत खट्टी मीठी यादों का पिटारा हमारे पास होता है। एक ऐसी बच्ची जिसे 8 साल की उम्र में ये समझ आ गया था कि क्यों उसकी माँ बाकी औरतों की तरह सजती संवरती नहीं है, क्यों वो इतनी सादगी से रहती है। हम 4 भाई बहन हैं और मैंने अक्सर मेरी माँ को बिल्कुल सादगीपूर्ण लिबास में देखा। वो इसीलिए कि पिताजी मेरे काम के चक्कर में शहर में उनका आना जाना होता था और अक्सर शहर में ही वो रहते थे। तो जब भी हम बात करते हैं पिता के प्यार की, उसको अक्सर मैंने उसकी कमी महसूस की। और जो बच्चा बचपन में अगर पिता की कमी महसूस करता है तो उसका उसकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका भी उदाहरण आप इसमें देखेंगे। मेरी दादी की मैं हमेशा से लाडली रही। मेरी ज़िंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए उसमें पहले हिस्से में बहुत ब्लेसिंग्स भी रही। दादी ने बहुत लड़ाई की चाचा के साथ, पापा के साथ कि लड़की पढ़ेगी, लड़की की शादी नहीं होगी। 12वीं की परीक्षा जब मैंने पास की तो मैं स्टेट टॉपर थी और मेरी सभी सहेलियों की लगभग शादी हो चुकी थी। तो घर में सिर्फ यही जिक्र था कि लड़की कॉलेज में जाएगी तो कौन रोज़ कॉलेज में लड़ाई करने जाएगा, क्योंकि कोएड कॉलेज में पढ़ना उस लड़की का जिसको कभी बाज़ार भी नहीं जाने दिया गया, कोई भी ज़रूरत का सामान वो घर पे उपलब्ध हो जाता था। कभी हमें कमी भी महसूस नहीं हुई कि हमें बाज़ार जाना है या हमें सजना संवरना है या हमें अगली ज़िंदगी के सपने देखने हैं। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो उम्मीदें दीजिए, सपने दीजिए, क्योंकि जिस बच्चे के कोई सपने नहीं होते ना, फिर वो किसी भी चीज़ में समझौता कर लेता है। ऐसा रहा कि मैं चाहती थी कि मैं वकील बनूं, मुझे बहुत शौक़ था, इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स की पढ़ाई करी। पर घर में पुरुषों का वर्चस्व रहा तो उनका मानना था कि जो लड़की अभी से अधिकारों की बात करती है, अगर उसको वकील बना दिया गया तो वो अपना घर नहीं बसाएगी। पर जिसकी नियति में जो होता है वो होना ही होता है। मेरा विश्वास बचपन से ही बहुत दृढ़ था कि अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो ज़िंदगी में जब भी मैंने कोशिश की कि मैं भगवान के पास चली जाऊं, भगवान ने किसी को मेरे ज़िंदगी में भेज दिया। तो मेरे फूफा जी वो फरिश्ता बनकर आए कि वो मुझे दिल्ली ले आए। मेरा जेबीटी में एडमिशन करवा दिया गया, क्योंकि सबका ये मानना था कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको नौकरी तो मिलेगी नहीं जल्दी से, फिर घर वाले शादी कर देंगे तो इतनी लड़ाई किस लिए। अगर 12th के बाद 2 साल की जेबीटी हो जाएगी तो नौकरी लग जाएगी। मैंने जेबीटी करी। एक ऐसी बच्ची जो स्कूल से घर, घर से स्कूल, वो नांगलोई से कॉनॉट प्लेस की बस में जा रही है बैठ के, उसको पता नहीं है फ़ोन क्या चीज़ है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं 40 साल पीछे हूँ। जब हम दिल्ली के बच्चों के साथ पढ़े जो इंग्लिश मीडियम से पास थे और हम हिंदी मीडियम के बेशक टॉपर थे, तो ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी शायद 50 साल पीछे है। हमारी टीचर ने एक दिन क्लास में पूछा कि कौन बच्चा ऐसा है जिसने 1 महीने से फिल्म नहीं देखी। तो कुछ एक हाथ उठे। मैम ने पूछा कौन ऐसा है जिसने 2 महीने से नहीं देखी। फिर भी बस कुछ एक हाथ उठे। जब मैम ने पूछा कि कौन ऐसा है जिसने कभी फिल्म ही नहीं देखी, तो सिर्फ एक ही हाथ खड़ा था और वो था मेरा। उस वक्त मुझे ये महसूस कराया गया कि जैसे मैं कोई अपराधी हूँ और मैं शहर के बच्चों के साथ अगर कंपटीशन करके पढ़ रही हूँ तो ये मेरा अपराध है। तो वहाँ से जो एक भावना मेरे अंदर आई कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, वो मेरे अंदर इतना घर कर गई
कि मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। 19 साल की मैं थी, जेबीटी पास आउट करते ही मैंने सीटेट की परीक्षा पास करी। मुझे सरकारी स्कूल में जॉब भी मिल गई। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी जो डायरेक्ट एज के अकॉर्डिंग का जो रूल है उसके थ्रू उनका एडमिशन हुआ था। वो बच्चियाँ ऐसी थी जो झुग्गी झोपड़ी से आती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि शायद मेरा जो जन्म हुआ है वो अगर मेरे लिए कोई खुशियाँ नहीं ला सकता तो शायद मैं उनके लिए कुछ करूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका मैं नाम तो कैमरा पे नहीं लूँगी, वो 13 वर्ष की थी। उसके घर वालों को पता चला कि शायद उसकी किसी लड़के से बातचीत है, तो उसका उन्होंने स्कूल में आना बंद कर दिया और स्कूल में कह दिया कि वो लड़की मर गई है। जब मेरी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम वो ज़िंदा है, तो मैं वो लड़की जो इतनी दब्बूपन से पैदा हुई, पली बड़ी, वो उस झुग्गी में गई अपनी किसी फ्रेंड के साथ बुर्का वगैरह अरेंज करके। मेरी स्टूडेंट को मैंने ढूंढा कि हाँ उसके रिश्ता कर दिया गया है, तो उसने मुझे बताया कि मैम मेरे से 20 साल बड़े आदमी को मम्मी ने मुझे बेच दिया। उसकी उस घटना ने मुझे इतना झकझोर कर दिया कि उसकी माँ को पता चल गया कि मैडम इससे मिलने आई थी और अब मैडम पुलिस लेकर आएगी, और अगले दिन पता चला कि उस झुग्गी में आग लगने से वो लड़की मर गई है। तो वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा पॉइंट रहा कि मुझे लगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा है तो किसी और की ज़िंदगी में अगर आप सही करने चले हैं तो ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी की नकारात्मकता उसके हिस्से चली गई हो। मैं बहुत घबरा गई थी। उन दिनों ऐसा हुआ कि फ़ेसबुक बहुत ही नई चली थी और 2013 में मुझे पहली बार फ़ोन मिला, जबकि मेरी नौकरी 2011 में लग गई थी। फ़ेसबुक ऑन किया, मैं ज़ुबैदा नाम से अक्सर लिखती थी। पहले भी कहानियाँ लिखती थी, डायरी राइटिंग लिखती थी, जो मैं अपनी माँ को देखती थी कि अपने जीवन साथी के बिना कैसे करवा चौथ पे सभी औरतें सजती हैं और वो चुपचाप बैठी रहती है। मैं उससे सवाल करती हूँ कि आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, और मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं होता था। उस वक्त मुझे इतनी कमी महसूस होती थी कि काश ऐसा हो कि मैं कानून की पढ़ाई करती तो शायद मैं अपनी माँ को वहाँ से निकाल कर उसका कहीं और विवाह करा देती। मेरी इन सब चीज़ों ने मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में एक नया अज़ाब पैदा कर दिया। हुआ यूँ कि जब 2013 में मैंने फ़ेसबुक पे अकाउंट बनाया तो वो एहसास करके एक पेज पर मैं लिखती थी और ज़ुबैदा नाम से लिखती थी, क्योंकि लगभग सभी रिश्तेदार सब कुछ थे फ़ेसबुक पे, तो पड़ोसी अड़ोसी भी थे। और क्योंकि मैं हरियाणा से पढ़ी हूँ तो वहाँ की बोली भी मेरे नस नस में समाई हुई है, और जब हम बहुत उदास होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो अपनी माँ बोली में ही बोलते हैं। तो अक्सर औरतें कहती थी कि देख बामणा की छोरी नेट पे फ़ोटो गे रहे हैं। तो वहाँ से डरते हुए कि भाई मेरी मम्मी के ऊपर सवाल आएंगे, तो मैंने ज़ुबैदा नाम से लिखना शुरू किया। पोस्ट पे एक आदमी का हमेशा कमेंट आता था, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, और उससे मेरा जुड़ाव इतना हो गया मानसिक तौर पे कि मुझे लगा कि शायद ये वो इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में जिस प्यार से मैं महरूम रही, जो सुरक्षा मुझे महसूस कराई जानी थी, शायद मुझे महसूस हो। थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि वो शायद दिल्ली पुलिस में है। मेरी एक कोलीग के ज़रिए हमारी पहली मुलाकात हुई स्कूल में ही। वो इस तरह से डरा हुआ था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, शायद तुम मुझसे मिलने के बाद मुझसे बात नहीं करोगी। जब इंसान का मन किसी से मिलता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, उसको लगता है कि ये वो इंसान है जो अंधेरे में आपको रोशनी दे रहा है। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि ये सब कहना बिल्कुल मेरे लिए आसान नहीं है, पर ये सब जानना उन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो एक गांव के माहौल से पलकर बड़ी हुई हैं और जिनको लगता है कि शायद प्रेम में वो सब कुछ पा सकती हैं। वो प्रेम जो हमें पढ़ाया गया, हमने अपनी माँओं में देखा, हमने अपनी दादी में देखा, बुआ में देखा, वो प्रेम आज खो चुका है। यहाँ मैं बिल्कुल उसके साथ इमोशनली इतना जुड़ गई थी कि मुझे लगा कि शायद अब जो है बस यही है। वो बंदा इतना के कार्य क्षेत्र की वजह से कह लीजिए कि वो शकी स्वभाव का था। वो सुबह 3 बजे भी मेरे घर के बाहर आके खड़ा हो जाता था कि अगर ये बस स्टैंड तक जा रही है तो कोई और तो ऐसा नहीं है जो इसको छोड़ने आ रहा हो या इसको देख रहा हो। मैं उससे इतना घबराने लग गई कि मैं 4 दिन तक स्कूल ही नहीं गई।
और उसको लगा कि शायद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चल रही है। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं घर के नीचे खड़ा हूँ और मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे देखना है कि तुम्हारे अकाउंट पे किसी और से चैटिंग तो नहीं होती। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं इसको अपना फ़ोन क्यों दूँ। मैं अगर अपनी सिम बदल दूँगी तो ये मेरा क्या कर सकता है। लेकिन उसको मेरे स्कूल का रास्ता, मेरे घर का रास्ता, सब कुछ इतना रम गया था कि मुझे लग रहा था कि अब तो ये अगर पिताजी को पता चल गया कि मैं फ़ेसबुक यूज़ करती हूँ या किसी लड़के से मेरा बोलचाल शुरू हो गया है, तो मेरी जो छोटी बहनें हैं उनकी पढ़ाई छुड़वा कर उनकी शादी करवा दी जाएगी। मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था। मैंने नेट पे सर्च किया कि कैसे किसी पुलिस कर्मचारी की शिकायत कहाँ करी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट वोर्ट ये सब मैं जानती नहीं थी, लेकिन कानूनों को हमेशा से ही मेरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसके हेडक्वार्टर में एक लेटर लिखा ज़ुबैदा के नाम से कि आपके डिपार्टमेंट का ये बंदा है। पुलिस का एक बेल्ट नंबर होता है जो यूनिक आईडी होती है, उस बेल्ट नंबर से पता चल जाता है कि कौन ये लड़का है और जो भी बंदा है या आदमी है और कब इसकी जॉइनिंग हुई। तो उसमें मैंने लिखा कि मुझे लाइफ थ्रेट दिया जा रहा है आपके बेल्ट नंबर इस कर्मचारी से, और हो सकता है मेरा लेटर मिलने से पहले मेरी जान भी चली जाए, तो मैं आपसे इसी न्याय की उम्मीद में हूँ। तो ऐसा हुआ कि उस लड़की को ढूंढा गया। मैंने एड्रेस भी फेक लिखा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो एड्रेस पढ़ के पुलिस मेरे घर आए या हेडक्वार्टर से कोई कॉल मेरे घर आए, पर मुझे मालूम था कि जिस इंसान का मैंने नाम लिखा है उसकी नौकरी पे जब बात आएगी तो पुलिस खुद मेरे तक डायरेक्ट पहुंचेगी बिना मेरे पिताजी को बताए, क्योंकि अगर उस इंसान ने मेरे पिताजी का पता बता दिया तो फिर वैसे भी उसकी नौकरी को खतरा है। इतना दिमाग मेरे उस टाइम लगाया और डीसीपी ने बुलाया। राजीव रंजन उस टाइम डीसीपी थे। उन्होंने उसको लताड़ लगाई। वो 6 महीने के लिए सस्पेंड भी हो गया। वो फेज़ मेरी लाइफ का ऐसा था कि मेरे मामा की लड़की को मेरी इस कलीग ने बता दिया जिसके थ्रू हम मिले थे स्कूल में कि ऐसे ऐसे करके इसने एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मेरे पिताजी को पता चला। उन्होंने कहा कि इस मई में तुम्हारी शादी कर दूंगा मैं, लड़का डी ग्रुप में लगा हुआ है, मैंने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरे हाथ में है। और मैं उनसे अब इस ज़िद में थी कि मेरी माँ का जो अधिकार था, उसके हिस्से का जो प्यार था, जो समय था, वो आपने नहीं दिया और मैं मेरी ज़िंदगी की अधिकारी खुद हूँ। अगर आप मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मैं शायद आप पे भी कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ। तो वो पहला थप्पड़ मेरे गाल पे लगा और वो मेरी आत्मा पे भी लगा, मेरे स्वाभिमान पे लगा। और हम जैसे जो लोग होते हैं ना, विश्वास, गुरूर, इन सब बातों से जब जीते हैं तो स्वाभिमान अगर किसी इंसान का हिल जाए ना, जिसने ज़िंदगी में हर चीज़ के साथ एडजस्ट किया हो, वो अपने स्वाभिमान के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता था। पहला वो इंसान जिसके साथ ऐसा कुछ बातचीत थी, सिर्फ हमारी एक मुलाकात हुई थी, वो भी स्कूल में, बिना ये कारण जाने कि उस इंसान की मैंने कंप्लेंट भी करा दी है या मैं खुद ही उससे इतनी दुखी थी कि मैं छोड़ना चाहती हूँ सब, और सब अकाउंट बंद हो गए हैं सब। उनको ये लगा कि मेरी बेटी के ज़िंदगी में अगर प्रेम का भाव आ गया है, यहाँ पेरेंटिंग का एग्जाम्पल आप देखिए कि पहले तो वो बच्चा जिसको अपने पिता का प्यार नहीं मिला, लड़कियाँ ही मैं ज़्यादा कहूँगी, जिनको अपने पिता का प्रेम नहीं मिलता, उनकी ज़िंदगी में जो पहला इंसान आता है वो नहीं देखती कि वो उसके काबिल भी है या नहीं है, वो जुड़ जाती है उससे। ये हमारी पेरेंटिंग की कमी है जो हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं महम की कहानी सुना रही हूँ, ये दिल्ली में रहने वाली लड़कियों की भी कहानी है, ये उन लड़कियों की भी कहानी है जो राजनेता के घर में भी रही हैं। मेरे स्कूल में उसी टाइम बाय चांस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब जब मैंने सोचा मैं भगवान के पास चली जाऊँ, भगवान ने किसी को भेज दिया। गर्ल्स स्कूल था उस टाइम, सारे स्टाफ वुमेन्स ही थी, सारी स्टाफ वुमेन्स थी और एक मेल स्टाफ की एंट्री हुई डांस प्रैक्टिस के लिए। 3 महीने की हमारी जान पहचान थी। पहले ही महीने उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। हमारी कास्ट भी बहुत अलग थी, तो मुझे ये डर था कि मई तक का वक्त मिला है और ये महीना जनवरी का चल रहा है, 4 महीने बाद तो वैसे ही पिताजी किसी से भी मेरी शादी फिक्स कर देंगे। तो और वो गुस्सा उस थप्पड़ का भी था कि आपने
मेरी माँ की ज़िंदगी ख़राब कर ली, ठीक है, वो आपकी पत्नी थी, वो एक गरीब घर की बेटी थी, वो अनपढ़ थी, उसके पास 4 बच्चे थे, तो वो नहीं निकल सकती थी वहाँ से, लेकिन मैं आपका ही खून हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को उसके अधिकारों से वंचित कर सकते हैं, तो आप मेरे अधिकार नहीं छीन सकते। मैंने उस इंसान को कहा कि 1 महीने पहले तुमने शादी का ऑफ़र दिया था, अब मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है या कुछ भी है, कोई फेरे वेरे नहीं करने, तुम कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर दो। उस टाइम नियम यही था कि 15 दिन का नोटिस जाता है, लेकिन पैसे के ज़ोर पे सब चलता है। यहाँ मैं इस चीज़ पे भी प्रकाश डालूँगी, सभी लड़कियों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि ठीक है, कानूनों की जानकारी आपको है, लेकिन आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक है। उस आधी अधूरी जानकारी का नुकसान मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि वो जो 15 दिन मैंने अपने लिए रखे थे कि अप्लाई करेगा, इतने हो सकता है मेरा गुस्सा कम हो जाए या मेरे पिताजी का गुस्सा कम हो जाए और मैं इसको मना ही कर दूँ। उसके जिम में कोई उसका दोस्त था जो वकील था, उसने अगले ही दिन सारे कोर्ट के पेपर्स बनवा लिए और मैरिज सर्टिफिकेट तैयार हो गया। कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ा, पैसे दे के सब कुछ हो गया। मैंने उसको कहा कि हम साथ तो रहेंगे नहीं, ये तो हमारी पहली शर्त थी। मार्च में मेरी शादी रजिस्टर हुई 2015 में, फिर हम अपने अपने घर चले गए। मई का दौर आया, फिर से घर में वही बहस शुरू हो गई कि जिससे मैंने करनी है मैं उसी से करवाऊँगा। इस दफ़ा मैंने अपना मन इतना पक्का कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो, जब अगर ज़िंदगी ख़त्म ही करनी है तो मैं अपनी पसंद से ही ख़त्म करूँगी। 8 मई को लास्ट वर्किंग डे था स्कूल में और मैं उस दिन घर वापस नहीं गई। मेरी ज़िंदगी में भगवान ने मुझे गड्ढे भी दिखाए, हाथ देने वाले भी दिखाए। मेरी बहन, जिसकी मैं अपराधी हूँ, उसका उस दिन एग्ज़ाम था और वो मुझे लेने भी आई स्कूल से कि तू कुछ ऐसा मत करियो कि तूने लेटर लिखा है कि मैं घर वापस नहीं आऊँगी और ये सब कारण है। और मैंने उसको कहा कि तू जा, तू पढ़। मैंने सब लिखा है उसमें कि अगर मेरी भाई बहनों की पढ़ाई छुड़वा दी तो मैं आप पे केस भी कर सकती हूँ। तो पिताजी केस नहीं करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। और मैं उस दिन घर वापस नहीं गई। 2 दिन बाद जब उस इंसान को पता चला कि ये घर वापस नहीं गई और मैरिज सर्टिफिकेट मेरे नाम का है और उसकी कॉपी ये छोड़ कर आई है, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है इस लड़की के पिताजी का, तो तेरी बहनों को और तेरे भाइयों को मार दिया जाए, इससे अच्छा है तू भी इस लड़की के साथ चला जाए यहाँ से। वो भी घर से बाहर हो गया। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला लेते हैं जो ढर्रे से अलग होता है, वो बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकता है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला लेते हैं जो बगावत वाला होता है, तो वो आपकी ज़िंदगी बेशक तबाह कर दे, पर वो आने वाली नस्लों को आपका शुक्रगुज़ार बना देता है। ऐसा मुझे महसूस हुआ और मैंने अपना फ़ैसला नहीं बदला। 3 दिन बाद जब मेरे पिताजी का फ़ोन आया कि तुम सब छोड़ के वापस आ सकती हो, कोई नहीं, मैं पंचायत करके या वकील से डिवोर्स करवा दूँगा, कोई शादी मान्य नहीं होगी अगर तुम घर आना चाहती हो तो। मैं रेडी भी थी कि शायद मेरे पिताजी को पछतावा है। फिर 4 दिन बाद श्रीनिवासपुरी थाने से कॉल आया, क्योंकि मैं उस टाइम श्रीनिवासपुरी स्कूल में ही पढ़ाती थी और वहीं से मैं मिसिंग थी, तो उन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई। और वो लड़की जो अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा अपनी जो सेविंग्स भी रखी हुई थी वो तक नहीं लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे घर से कुछ गहने और पैसे ले आई है, और वो मेरी ज़िंदगी में एक दूसरा तमाचा था। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरी माँ की परवरिश पर भी, जो मुझे उस टाइम बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा अगर मैं पैसे और गहने लेकर आई हूँ, आप FIR कराएं, केस दर्ज करा दीजिए, मैं जेल में रह लूँगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस इंसान के साथ रहने की भी। मैं आज कह रही हूँ मेरा इस इंसान से कोई वास्ता नहीं, आप डिवोर्स करा दीजिए, लेकिन मैं वापस अपने पिता के साथ भी नहीं जाऊँगी। वहाँ पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज़ किया। SHO उनके पक्ष में था। SHO ने मेरी कोई नहीं सुनी। SHO साहब को मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सर आपके ऊपर भी बैठे हुए हैं और मैं ऑलरेडी आपके हेडक्वार्टर में ये लेटर भेज चुकी हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और मेरे पिताजी किसी और से करवाना चाहते थे, तो हो सकता है मेरी जान को खतरा हो, और ये उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। तो जब उन्होंने वो SHO ने कॉपी पढ़ी तो उन्होंने मुझे कैबिन से बाहर जाने के लिए कहा और पिताजी को जो भी समझाया हो, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया SHO ने
क्योंकि उसमें सिम जो थी वो पापा के नाम से ही थी, वो सिम तोड़ दी। और पिताजी ने कहा कि सभी घर वाले अब तेरी तरफ से मर गए हैं, चाहे तू बसे चाहे उजड़े, वापस मत आना। मेरा उनको यही कहना था कि मेरे अंदर अगर आपका खून है तो आपके बाकी 3 बच्चे, उनके अंदर आपका खून भी है और मेरी बगावत की सीढ़ी भी है। अगर उनके साथ आपने कुछ नाजायज़ किया तो वो अभी आपको छोड़ के चले जाएंगे। तब आप उस समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे जिसे आप पैसे के बल पे ख़रीद रहे हो कि मैंने इस रिश्तेदार की भी मदद करी है, मैंने उस रिश्तेदार की भी मदद करी है, वो भी मेरे सामने नहीं बोल सकता। आप अपनी उस समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे कि जो इंसान अपनी औलाद को के लिए ही जीता है कि समाज में मेरी कोई रेपुटेशन बनेगी, जब वो चारों आपको छोड़कर चले जाएंगे। पता नहीं उस बात का उन पे क्या असर हुआ। मेरे भाई बहनों की पढ़ाई कंटिन्यू रही। फिर जब उसके घर वालों को पता चला कि अब तो ये लड़की आ ही गई है इसकी ज़िंदगी में, तो 14 जून को उन्होंने एक रिसेप्शन रखी। उस रिसेप्शन में उनके अपने रिश्तेदार थे, मेरी तरफ से कोई भी नहीं था। मेरे 1-2 स्टाफ मेंबर थे और मैं उस घर में चली गई। थोड़ी दिन बाद मुझे पता चला कि उस घर में तो पहले से किसी के आने की तैयारी थी, जो कि उसकी अपनी ही भाभी की बहन थी। मुझसे किसी ने कोई तालमेल नहीं रखा। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो जॉब जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे मिली थी और मैं 5 साल से जो कर रही थी, जिसकी फ़ाइल ये चली हुई थी कि अब इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा हुआ कि दिल्ली में सत्ता पलट हो गया और आम आदमी की सरकार आ गई। एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने उन सब एम्प्लॉयज़ को हटा दिया। मुझे ये पता चल गया था कि अब इस घर में मेरा दाना पानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिससे मैंने शादी करी थी, मैंने ना उससे उसकी जाति पूछी, ना मैंने उससे ये पूछा कि उसके घर में उसका हिस्सा क्या है, कितने लोग उस घर में रहते हैं, और शादी हो गई। यहाँ मैं लड़कियों को भी ये कहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले रही हैं, तो आपने जो रायता फैलाया ना, उसको समेटने की जिम्मेदारी भी आपकी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं वापस अपने पिता के घर चली जाऊं। मेरे पास ये भी रास्ता नहीं था कि मैं इससे डिवोर्स लेके कहीं चली जाऊं। 24 साल की वो लड़की, जो दिखने में 19 साल की ही लगती होगी, क्योंकि उस टाइम मेरा वज़न, एक तो अपने माँ बाप की से मैं अलग हुई, भाई बहन से रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरा वज़न 45 किलो से 34 किलो पर आ गया। डॉक्टर ने भी बोला कि ये प्रेग्नेंट है, शायद मिसकैरेज हो गया तो आप सबकी जेल हो जाएगी, क्योंकि ये फिट नहीं है फिज़िकली। उस इंसान ने मेरा कोई स्टैंड नहीं लिया। उसने आत्महत्या की कोशिश करी कि मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। एक ऐसी लड़की जिसकी मिसाल देते थे सब कि स्टेट टॉपर है, 19 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है, इससे बढ़िया ज़िंदगी क्या ही होगी किसी लड़की की। वो लड़की ज़ीरो हो गई, बिल्कुल ज़ीरो। कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सब कुछ होते हुए भी वो लावारिस थी। फिर वही कि मैंने जब भगवान के पास आने की सोची, भगवान ने मेरे पास किसी को भेज दिया। मेरे पास कॉल आई मेरी फ्रेंड की कि कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़ नहीं रहा, एक ही रास्ता है, धरना देना पड़ेगा केजरीवाल के घर के आगे। उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। मनीष सिसोदिया जो थे शिक्षा मंत्री थे। मैं उनके यहाँ गई क्योंकि उनकी नई नई सरकार थी, तो उनकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी थी कि आप अगर 2 दिन पहले उनको ज्ञापन देते हैं कि या परमिशन लेते हैं कि सर मुझे आपसे मिलना है, तो आपको बुला लेते थे। मैंने अपने लेटर में लिखा कि सर मेरे पास कोई सहारा नहीं है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मेरी जॉब भी चली गई है, आपकी सरकार का बनाया हुआ ऑर्डर आपकी ही दिल्ली में फॉलो नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, हमने फंड्स दे दिए हैं और एमसीडी में भाजपा की सरकार है, 3 साल बाद एमसीडी के चुनाव होंगे, तो तुम सारे जितने भी बेरोज़गार हुए हैं, ये टीचर 567 टीचर बेरोज़गार हुए थे, उन सबकी एक यूनियन बनाओ, हमारे लिए काम करो और हमें चुनाव जिता देना, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे। तो मैंने कहा सर आप तो मेरे से ज़्यादा बेरोज़गार हैं, मैं आपसे नौकरी मांगने आई थी, आप मेरे से सरकार में गद्दी मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा इस लड़की को बाहर भेज दो, मैं देखूँगा कौन सा यूपीएससी लिख लेगी। मैंने कहा सर मैंने कानून की पढ़ाई नहीं करी, पर इतने कानून मैं भी जानती हूँ कि मेरा पूरा हक है, मैं यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे सकती हूँ। पहले दिन हमने दरियागंज हेडक्वार्टर में लेटर लिखा कि मैं अपने कुछ
शिक्षक साथियों के साथ शांतिपूर्ण धरने की अनुमति चाहती हूँ मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। पहले दिन हम 3 लड़की बैठे थे, जो भी ग्रुप बने थे नौकरी की रिन्यू के लिए, उनको लग रहा था यार क्या ही कर लेगी, खुद की ज़िंदगी तो उजड़ी पड़ी है, हमारे लिए क्या करेगी। जुलाई का महीना, वो गर्मी, और मैं प्रेग्नेंट, जिसके घर में वो बच्चा जो सबसे लाडला था, अब वो खुद एक माँ था। बस मुझे इतना सहारा था कि मेरा बच्चा मेरे अंदर है, अगर मैं भूखी रहूँगी, मरूँगी तो वो मेरे साथ मरेगा, मुझे कोई दुख नहीं है कि वो मेरे पीछे से रोएगा, और अगर मैं यहाँ नहीं बैठी तो वो शायद मेरे पेट में भी मर जाएगा और मैं भी मर जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसे साथी का सहारा है जिसको ये गिल्ट है कि मैंने तो तुम्हारी मदद करने के लिए शादी कर ली थी और अब तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले दिन हम 3 लड़कियां थी, रात हुई, दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल आई, उन्होंने कहा यहाँ मत बैठो, शराबी हैं, जुआरी हैं, लड़कियों को उठा ले जाएंगे। 2016 का किस्सा है ये। तो मैंने कहा कि मैडम मेरे पास तो कोई घर नहीं है, इन दोनों को तो आप घर भेज सकती हैं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मुझे ना अपने ससुराल का एड्रेस मालूम है और मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो वहाँ 4 ऑफिसर हमारे साथ बैठी रही हमारी सुरक्षा के लिए। दिल्ली पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी। अगले दिन जब ये मैसेज फैला कि 3 लड़कियों ने शिक्षा मंत्री के घर के बाहर रात निकाल दिए धरना देके, अगले दिन 110 लोग आए, उससे अगले दिन 320 लोग आए, क्योंकि पूरे लोगों की लिस्ट और साइन में करवा के रखे थे कि कौन सी एमसीडी का बच्चा है, कौन से साल से लगा हुआ है और किसकी नौकरी हटी है। जब 320 बच्चे शिक्षा मंत्री के घर के बाहर बैठे थे तो मीडिया आई कि आपकी नई नई सरकार बनी है और योजनाएं हैं और प्रेग्नेंट लड़की है वो बाहर बैठी हुई है। तो वो रात को 10 बजे हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी तरफ से ये लेटर है कि आपको जॉब से नहीं हटाया जा सकता, जाओ इस लेटर से नौकरी ले लो अगर तुम ले सकती हो तो। आम आदमी की सरकार बनी, मीडिया का प्रेशर था, बाहर 332 लोग बैठे हुए हैं जिनके रात को रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं है। सुलभ शौचालय की सेवा बंद कर दी गई। दिल्ली पुलिस की टीम आई, लगभग 40 महिला अधिकारी थी, महिला उन कर्मचारी थी दिल्ली पुलिस की, और काफ़ी अधिकारी भी आए हुए थे, उनकी भी ड्यूटी लग गई थी। तो रात को 10 बजे सर बाहर आए, उन्होंने लेटर दिया कि मैंने एमसीडी को लेटर फॉरवर्ड कर दिया है और 4 से 5 दिन में ये लेटर डायरी होगा और फिर वहाँ पहुँचेगा। मैंने कहा सर 4 से 5 दिन मैं कहाँ रहूँगी। सर ने कहा आप बेटा आप ज़िद कर रहे हो, अब आप किसी दोस्त के घर चले जाओ, कहीं चले जाओ। मैंने बोला सर मेरे पास कोई साधन नहीं है, आप मुझे उस लेटर की कॉपी दे दीजिए, मैं ये लेटर लेकर ही एमसीडी के कमिश्नर के पास चली जाऊँगी। उनको लगा कि उनके यहाँ से तो धरना उठ रहा है, अब एमसीडी कमिश्नर के हेडक्वार्टर के पास धरना होगा तो बीजेपी सरकार की बदनामी होगी। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जिसे सब कुछ छिन जाए ना, उसके सारे डर ख़त्म हो जाते हैं, ना उसको शर्म रहती है ना उसको इज़्ज़त की फ़िक्र रहती है। इज़्ज़त की फ़िक्र करती किसकी? पिता की जिसके घर से मैं बाहर हूँ, पति की जिसका बच्चा मेरी कोख में और उसको कोई परवाह नहीं कि वो लड़की 3 दिन से धूप में बैठी हुई है बाहर, उसके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और उस लड़की को भी, तो किसकी इज़्ज़त की परवाह करती। अगले दिन उठकर हम चले गए सिविक सेंटर, बीजेपी हेडक्वार्टर। मैं अंदर गई कमिश्नर से मिलने, उस टाइम पीयूष गोयल थे कमिश्नर। उन्होंने कहा ये लेटर डायरी होकर आएगा और आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर थे और आप हटा दिए गए हो, आपको किसने अधिकार दिया मेरे ऑफिस में आने का? मैं कहा सर मैं इस देश की नागरिक हूँ और मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं किसी भी सरकारी दफ्तर में जा सकती हूँ और मेरे पास डिप्टी सीएम का ऑर्डर है, वो भी पर्सनली उन्होंने दिया है, आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप इससे झुटला रहे हैं तो आप मुझे लिख कर दे दीजिए, ये 400 लोग जो आपके ऑफिस के बाहर बैठे हैं अभी उठ जाएंगे। उन्होंने कहा 400 लोग तो कल ही उठ जाएंगे, ये धरना तो 10 दिन पहले भी हुआ था, तब भी लाठीचार्ज करवाया था ना। तब वो गुटों में बट गए थे और चले गए थे, उनके पास कोई ऐसा ज़िद्दी इंसान नहीं था बैठने वाला। फिर जब हम उस धरने पे बैठे तो वहाँ पे 300 में से 200 लड़कियाँ थीं। वहाँ से कुछ दूर पे रेड लाइट एरिया है दिल्ली का, जीबी रोड, जो काफ़ी फेमस है। बारिश आई, आंधी आई, सभी लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई, किसी को भाई लेने आ गया, किसी को मामा लेने आ गया, कोई दोस्तों के घर चली गई। मैं थी और मेरे साथ मेरी सहेली थी स्वीटी वत्स। वो खड़े रहे, दिल्ली पुलिस ने तिरपाल लगाया,
उस टाइम अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपको बार बार प्रेशर आता है कि आपको जाना है टॉयलेट, और वहाँ सुलभ शौचालय की कोई सुविधा नहीं। दिल्ली एमसीडी के हेडक्वार्टर में तीनों गेट पे मेरी एंट्री बैन कर दी गई कि अनीता भारद्वाज नाम से कोई भी पर्ची आए कि अंदर ऑफिस में मिलना है तो उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। कमला नगर थाने के एसएचओ थी, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ थाने का मैंने खुलवा दिया है वॉशरूम, आप वहाँ यूज़ कर सकती हैं। 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद, क्योंकि गर्मी इतनी थी, बारिश भी आ रही थी और पानी के अलावा और हमारे पास था भी क्या, क्योंकि हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। प्रेशर आता, मैं जा रही हूँ, मेरे साथ 2 महिला अधिक कर्मचारी जा रही हैं दिल्ली पुलिस की, उन्होंने खासा इंतज़ाम किया। भीड़ छट गई। अगले दिन हम सिर्फ 14 बच्चे रह गए। कमिश्नर काफ़ी खुश थे कि मैं तो इसके हौसले डिगा नहीं पाया, मौसम में तो डिगा ही दिए। मैं फिर से अंदर गई एसएचओ मैम के साथ। एसएचओ मैम ने कहा कि सर देखिए जीबी रोड है और ये 7 लड़कियां बैठी हुई हैं, इनके पास 3-4 लड़के बच गए हैं और मेरी 14 अधिकारी इनके पास बैठी रहती हैं, और इन लड़की में से किसी एक को भी अगर उठा के जीबी रोड तक पहुंचा दिया गया तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा इस लड़की को तो मज़े आ रहे हैं, बना बनाया मिल रहा है या लड़कों में बैठ के बात मार रही है। तो मैंने सर को कहा कि सर अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो आइए, चाय पानी बाहर ही पीते हैं। आप तो कह रहे हैं कि बिरयानी बनकर आ रही है, ठीक है, अगर कुछ लोगों के लिए पुलाव किसी दोस्त के घर से बनकर आ गया तो आपने उसको बिरयानी का नाम दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की ऑफिस में नहीं आएगी और तुम इतने अधिकार जानती हो तो तुम यूपीएससी क्यों नहीं लिखती। मैं कहा सर मैंने अपने 2 साल के रिसोर्स यूज़ करके जेबीटी की पढ़ाई करी है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से एलिजिबल हूँ। 5 साल मैंने अपनी सेवा दी है आपके डिपार्टमेंट को, और डिप्टी सीएम का ऑर्डर है, उन्होंने फ़ंड इशू कर दिया है, उसका ऑर्डर मैं आपसे ले आई हूँ कि आपने कहा था कि फ़ंड्स नहीं है तो आपकी नौकरी का पत्र आपको फिर से नहीं मिलेगा, अब आपको क्या इशू है। वो नहीं माने, मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ, तो एसएचओ मैम घबरा गई कि मिसकैरेज ना हो जाए। उन्होंने कॉल किया पीयूष गोयल को। वो सरकारी दफ्तर जहाँ 5 बजे छुट्टी का प्रावधान है और 4 बजे सारे अफसर चले जाते हैं, वो ऑफिस 7 बजे खुला रहा शाम को। उन्होंने लेटर पे साइन किए, सभी 567 लोगों की नौकरी के लेटर मेरे हाथ में था। अगले दिन हम सब गए ज्वाइनिंग लेटर लेने, तो मैंने देखा अरे ऑफिस के बाहर इतनी भीड़, ज्वाइनिंग लेने पूरे लोग पहुंच गए, और वहाँ आंधी तूफान में सिर्फ 11 लोग थे। चलो कोई बात नहीं, मुझे मेरी नौकरी की से मतलब था, मुझे अपने आने वाले बच्चे की उस भविष्य से मतलब था कि मैं कम से कम अपनी डिलीवरी का बिल तो निकाल पाऊँ। चलिए ठीक है, नौकरी मिल गई, सब हो गया। नौकरी मिल गई, उस घर में रहने का एक कारण मिल गया। यहाँ मैं लड़कियों को ये कहूँगी कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो प्रेम में पढ़कर या पति के प्यार में पढ़कर अगर आप सोच रही हैं कि उसके सहारे आपकी ज़िंदगी कट जाएगी तो सोच ली कि किसी दिन आपका ही कटने वाला है। सीधा फ्रैंकली मैं ये कह रही हूँ। तो लड़कियों को मैंने यहाँ ये भी कहूँगी कि अगर जीवन साथी ढूंढना है तो तुम उसके अंग्रेज़ी लफ्ज़ पे ध्यान देना, लाइफ पार्टनर। हाँ, पार्टनर ढूंढना, कोई साझेदार। प्रेमवश होकर मत ढूंढ बैठना कोई स्वामी, क्योंकि तुम उसकी स्वामिनी कभी नहीं बन पाओगी, क्योंकि तुमने खुद चुना है आश्रित रहना, दासी होना। अगर वहाँ मैं भी यही सोचती कि शायद पति को एक दिन मैं बदल ही लूँगी, जो कि सब लड़कियाँ सोचती है कि 1% भी अगर पति मेरे प्रेम में पड़ेगा या जिम्मेदारी में बंधेगा तो शायद मेरा इस घर में रहना आसान हो जाएगा। मैं वो विश्वास पहले से ही खो चुकी थी। मैंने बचपन में बहुत सी औरतों को देखा है, स्वयं अपनी माँ को भी, कि बिना साथी के बच्चे कैसे पलते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि जब भी ये एपिसोड आउट हो या लोग सुने कि भाई इसके पिता तो बहुत बुरे रहे होंगे। वो बहुत अच्छे भाई भी हैं, बहुत अच्छे चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, फूफा हैं। पति और पिता वो कैसे रहे इसका मूल्यांकन वो खुद कर लें। हालांकि आज भी मुझे इस बात का डर है कि जब मैं ये सच्चाई बताऊंगी और जब ये ऑन कैमरा होगी तो मेरे जो कुंवारे भाई बहन हैं शायद उनसे कोई शादी नहीं करेगा। उनको लगेगा क्या यार, टूटे हुए रिश्ते देखकर ये लड़कियां बड़े हुए हैं, ये किसी के साथी कैसे बनेंगे। इसीलिए मैंने आज तक कभी ये सच्चाई किसी को कही भी नहीं।
ये कहनी इसलिए ज़रूरी है कि वो लड़कियां जो अपना आपा खो देती हैं या ढल जाते हैं किसी खांचे में, थप्पड़ खा के, गालियाँ खा के कि यार इसके बिना क्या होगा, वो ये जाने कि कोई लड़की 2 बार ज़ीरो होकर भी उठ गई है। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही इंसान ज़िंदा रहता है जो इस सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो। पैसा ऐसी चीज़ है जो आपको हर रिश्ते को आपका गुलाम कर सकता है। अगर वो प्यार को नहीं पनपा सकता कोई बात नहीं, लेकिन वो आपके रहने की जगह को हमेशा सुरक्षित रख सकता है। बस यही सोच विचार करके मैं स्कूल में आना जाना मैंने रखा। हालांकि डॉक्टर ने भी कहा कि आपकी सेहत गिरती जा रही है, शायद बच्चे को ख़तरा हो सकता है, आप जॉब मत करिए क्योंकि 3rd फ्लोर पे आपकी क्लास है। और घर में भी मुझे उन्होंने 3rd फ्लोर पे कमरा दिया क्योंकि उनकी इंटेंशन थी शायद बच्चे की वजह से तो ये यहाँ रह रही है, मिसकैरेज हो जाएगा, ये 2-4 दिन में खुद ही चली जाएगी, इसका बाप भी इसको अपना लेगा। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर ने शायद मेरे बच्चे और मेरी ज़िंदगी में ऐसे संघर्ष लिखे थे जो उसके मेरे गर्भ में आते ही शुरू हो गए थे। मुझे लगा यार नौकरी मिल गई है, और मुझे बड़ा सुनाया जाता था जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी कि घर में 11 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है, लड़का होना चाहिए। मैं ये सवाल करती थी यार ये 11 बच्चे मेरे हैं क्या? एक 24 साल की लड़की जो अपने माँ बाप से दूर है, जिसके सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, उससे प्यार किया जाना चाहिए। उसका वारिस आपके पेट में है, अब तो वो कमा भी रही है, पर कोई बात नहीं, ज़िंदगी ने शायद कुछ नया सिखाना था। डिलीवरी हुई, काफ़ी घर में झगड़ा हुआ, अरे प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे डिलीवरी हो रही है, बड़ी बहू की तो सरकारी हॉस्पिटल में हुई है, हमारे घर में तो झगड़ा हो जाएगा। नहीं बेटा तू हॉस्पिटल का बिल नहीं भरेगा। 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे नहीं पता लेबर पेन कैसे शुरू होते हैं। डॉक्टर ने कहा कि जब आपका गर्भ पत्थर जैसा हो जाए ना और हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाए तो सोचना कि लेबर पेन शुरू हो गए। मैं इतनी एक्साइटेड इस बात से कि यार ये दर्द मेरे हो रहे हैं, ये एक तरफ सोने की वजह से हुआ है या लेबर पेन शुरू हो गया। 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में थी। फिर मुझे पता चला कि जो इंसान 1 घंटे मिलने मुझसे आता है वो मुझे ये कह रहा है कि घर में बहुत झगड़ा हो रहा है क्योंकि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो और मम्मी ये कह रही है वो कह रही है। मैंने चेक साइन किया कि टोटल कितना एस्टिमेट बन रहा है, 57,000 कुछ का खर्चा था। अब मैंने उसको चेक साइन किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा मेरा है, डिलीवरी तो यहीं होगी, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, सरकारी हॉस्पिटल में। डिलीवरी हो गई, बेटा पैदा हो गया। मैंने सोचा था कि वो लोग जो कह रहे थे कि 11 लड़कियां हैं, 12वां हमें लड़की नहीं चाहिए, वो शायद बेटा होने के बाद मुझे बहुत प्यार करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताया गया कि देखो तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तुम्हारी बेशक 3 नंदे हैं पर उनके अपने बच्चे हैं, वो उसको छोड़कर नहीं आ सकती। अब ये जिम्मेदारी भी मेरी कि जिस बहू को आप घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हो वो आपके बेटे के साथ ही स्कूल जा रही है और बेटा ही उसको वापस लेकर आ रहा है। आपके घर के रिश्तेदार भी उसके कमरे तक नहीं जाते। वो 3 दिन का बच्चा नवजात शिशु लेकर कहाँ मोहल्ले में काम वाली ढूंढेगी। किसी को तरस नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर ईश्वर को तरस आया। बाय चांस एक लड़की जो जिम में आती थी वो बधाई देने आई मेरे हस्बैंड के जिम में, वो हाउसकीपिंग का काम करती थी, वो वहाँ पे ट्रेनर भी थे। उसने कहा कि दीदी मैं अपने घर से भाग के आई हूँ यूपी से और मेरी मदद कर दो, मेरा सिर्फ 6,000 में काम नहीं चल रहा, मेरा बैंक अकाउंट मैंने खुलवाया नहीं था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 3 महीने की तनख्वाह मैंने जोड़ी हुई थी और वो दूसरी झुग्गी वाला चुरा के ले गया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं वापस गई तो मेरा बाप बेच देगा, मेरी माँ अंधी है, अब तक बच्चे पैदा कर रही है, मैं छठी लड़की हूँ, क्योंकि अगर वो मना कर देती है मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी तो मेरा बाप मारता है कि किसी और आदमी से तेरा संबंध है क्या। तो एक अंधी औरत अपने पति को अपने कंसेंट से ना भी नहीं कह सकती। मुझे लगा यार ज़िंदगी कैसी है, शायद मुझे उसकी ज़रूरत थी, उसको मेरी ज़रूरत थी। मैंने कहा सविता तुम यहाँ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी काम वाले की ज़रूरत है और मुझे नहीं पता बच्चा संभालते कैसे हैं। तुमने तो अपनी माँ की प्रेगनेंसी देखी है, अपनी 3 बहनें जब तुम्हारी पैदा हुई अपनी माँ की देखभाल की है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, क्या उस टाइम खाना खिलाना होता है,
उसने कहा कि दीदी मैं बस सुबह आ सकती हूँ। एक किस्सा ज़रूर बीच में बताऊँगी मैं आपको। वो बताना इसीलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आप बेशक लाड़ प्यार से पले हो, कोई कमी नहीं हो आपके घर में। इवन इतना कि मैंने कभी प्लेट भी नहीं उठाई होगी। मैं अपनी पाँचों बुआ की लाडली रही, अपनी दादी की लाडली रही, अपने बुआ फूफा सबकी लाडली रही। वो लड़की उस टाइम पे अकेली है जिस टाइम पे उसके पास बहुत लोग होने चाहिए थे। वो सुबह खाना बना के चली जाती थी, मैं जैसे तैसे उठ के, क्योंकि मेरी डिलीवरी नॉर्मली हुई बाय चांस, उसका मैं एक अंश भूल गई थी। तो वो मैं बताना चाहूँगी कि 3 दिन से मैं लेबर रूम में थी और मेरे मन में बड़ा डर था। लोगों ने कहा कि सिजेरियन डिलीवरी हो गई तो 3 महीने तो हिलने भी नहीं देंगे। डॉक्टर ने कहा कि बेटा लेबर की फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी करा सके, और बच्चे की हार्ट बीट 220 चली गई है जो 180 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर तूने 9 महीने तक मेहनत करी है तो सिजेरियन करा ले, नहीं तो तेरा बच्चा पेट में मरेगा। तो उसी वक्त मेरे भी बुखार आ गया, और अगर बुखार आ जाए आपको गर्भावस्था के दौरान या प्रसूति अवस्था के दौरान, तो आपका बच्चा चाहे जितना भी मेंटली फिट हो गर्भ में, वो स्पेशल नीड पैदा हो सकता है। तो इसीलिए जब भी बुखार आए या डॉक्टर कह दे कि बच्चे ने अंदर सूसू पोटी कर दिया है तो आप सिजेरियन के लिए तुरंत हाँ करें, नहीं तो बच्चा स्पेशल नीड पैदा हो सकता है। वो चीज़ मेरे दिमाग में इतनी वो हो गई कि मैंने भगवान को कहा कि बस अगर ऐसा है कि मेरा बच्चा मेरे से छूट जाएगा तो मुझे भी इसके साथ ही वापस चाहिए। मैं ज़िद करने लगी, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। मुझे लगा कि शायद पैसे बनाने के चक्कर में मुझे सिजेरियन के लिए मना रहे हैं। फिर वही वहाँ पे एक वो हॉली फैमिली हॉस्पिटल था, क्रिश्चियंस का था। वहाँ की जो हेड नर्स थी हैदराबाद की, वो उस दिन स्पेशली आई मुझसे मिलने कि 3 दिन से मुझे पता चला है कि ये केस आया हुआ है और इस लड़की के पास कोई नहीं है। तो बेटा अगर आपने मेंटली ये सोच लिया कि सिजेरियन डिलीवरी होगी और आप नहीं कर पाओगी कोऑपरेट, तो बच्चा भी मरेगा और तू भी मरेगी। तो भगवान से प्रे कर, अगर तू सही है तो चाहे 1 घंटे के लिए बुखार उतर जाए, बुखार उतरते ही हम ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि बुखार में तो हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। मैं वही हाथ जोड़ रही थी कि या तो बुलाना तो दोनों को बुलाना, किसी एक को मत छोड़ना। बाय चांस ऐसा हुआ कि बुखार उतरा, ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया सिजेरियन डिलीवरी के लिए। जैसे ही मुझे शिफ्ट कर रहे थे उसी दौरान इतनी फ्रीक्वेंसी से लेबर पेन हुआ कि वो बच्चा ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही नर्स की गोद में था और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब चूँकि वो नॉर्मल डिलीवरी इसीलिए होनी थी क्योंकि मैंने अपने बच्चे की देखभाल शायद खुद ही करनी थी आगे, क्योंकि और कोई था नहीं पहचानने वाला, देखने वाला। फिर सविता को रखा मैंने काम पे। उसने कहा दीदी मेरी नौकरी आप मुझे बस 6,000 रुपये देती है, मैं सिर्फ सुबह खाना बना के जा सकती हूँ, दोनों टाइम का बना दूँगी, गरम आपको करना पड़ेगा। वो खाना बना के रख गई। मुझे इतनी भूख लगी उस वक्त, रोटियों पे चींटियाँ चढ़ गई, वो जल्दी जल्दी में उसको ढकना भूल गई। उधर मेरा बच्चा रो रहा है और मैंने खाना नहीं खाया हुआ, तो मैं उसको स्तनपान भी नहीं करा पा रही हूँ क्योंकि मैं ही भूखी हूँ, दूध का प्रेशर भी नहीं उतर पा रहा है। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में कोई आंखों देखी जीव हत्या करी है। मैंने पहले उस रोटी को सेका गैस पे ताकि वो चींटियाँ एक आधी उस रोटी के अंदर रह भी गई है तो वो मर जाए और मैं वो रोटी खा सकूँ। वो दिन था मेरी ज़िंदगी में, मुझे लगा कि बस इस बच्चे की ज़िंदगी में भी शायद संघर्ष है मेरी तरह। और संघर्ष चलता रहा, बच्चा बड़ा हुआ, मैं उसमें इतनी घुल मिल गई कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई। वो एक ऐसी स्थिति होती है जो महिलाओं में अधिकतर होती है जब 90% चांसेस होते हैं कि अगर आपके गर्भ से मेल पैदा हुआ है, क्योंकि गर्भ में क्या है ना, मेल हो या फीमेल हो बच्चा, अगर फीमेल बच्चा है उसके अंदर बहुत इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर मेल चाइल्ड है तो वो आपके अंदर के सारे पोषक तत्व चूस लेता है। आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के शिकार 90% वो महिलाएं होती हैं जिनके गर्भ में से लड़का पैदा होता है। मेरे साथ भी वही स्थिति, मुझे पता ही ना चले कि 4 दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले हैं, कंघी नहीं करी है। सडनली एक दिन मुझे पता चला कि शायद मेरे पति की ज़िंदगी में उसका कोई पहला प्यार वापस आ गया है। मैंने उसके पेरेंट्स को कहा, उसको कहा कि अब ये क्या है, तो उसकी माँ ने कहा कि देखो ऐसा होता है कि कोई मेडिकल कंडीशन हो
तो औरत तो अपने आप पे कंट्रोल रख सकती है, पर आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये तो वैसे भी जिम विम जाता है, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी तो इसको तो कोई चाहिए। कोई नहीं सुधर जाएगा, तू ठीक हो जाएगी 3 महीने में, ठीक है। तो वो ध्यान मैंने वहाँ से हटा के बच्चे में लगा दिया। मुझे पता चला मेरा बच्चा हर 15 दिन बाद बीमार हो रहा है। डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा अस्थमैटिक है। मैं और घबरा गई। 24 साल की जो लड़की लाड़ प्यार से पली, उसको पता ही नहीं कि बच्चे को संभालना कैसे है। किसी ने उसको कह दिया कि उसका बच्चा अस्थमैटिक है। मैं उसको इन्हेलर लगा रही हूँ, कभी दवाइयाँ दिला रही हूँ। उस वक्त तक मेरे पति की जॉब जो कॉन्ट्रैक्ट की थी वो परमानेंट हो गई थी और मेरी कॉन्ट्रैक्ट पे ही रही, क्योंकि जिन ऑफिसर से लड़के मैंने वो जॉब ली थी उसकी भी अब मियाद पूरी होने वाली थी मई में, और मैं उस टाइम मैटरनिटी लीव पे थी। अब उनको ये पता था कि इनके बैच को पक्का नहीं करना है, क्योंकि अब दोबारा तो ये धरने पे बैठने से रहे। तो जो हम 2011 की ज्वाइनिंग वाले बच्चे थे, 2011 से लेके 2016 तक उन्होंने सब हटा दिए और 2010 तक वालों को फिर से नौकरी दे दी। फिर से मेरे पास कॉल्स आने शुरू हुए, अनीता दी जॉब चली गई है, क्या करें, फिर से एक्शन लेना होगा। मैंने बोला यार, जब तो बच्चा मेरे गर्भ में था, अगर वो भूखा भी था, प्यासा भी था, मेरे पास था। अब मैं अपने छोटे से बच्चे को लेके गर्मी में नहीं बैठ सकती। अब इस बार अपनी नौकरी के लिए तुम फाइट करो। कोई नहीं आया। अपने ऐसी की कूलिंग को छोड़ के कौन बैठेगा धरने पे। किसी को नौकरी नहीं मिली। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं उस बच्चे में इतनी घुल गई कि डॉक्टर ने कहा कि आप इसको, बच्चा अस्थमैटिक है, इसकी मालिश किया करो, इसको धूप दिखाया करो। मुझे लगा कि ज़िंदगी फिर इससे अच्छा तो जब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अबॉर्ट करा लूँ, या भगवान मेरा मिसकैरेज ही हो जाता अगर मेरा बच्चा इस तरह से तंग होना था, तो कि 6 महीने के बच्चे को इन्हेलर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। भगवान को फिर से तरस आया। मैंने मालिशें करी, धूप दिखाई, और पता चला कि वो जो मैं मैटरनिटी लीव के बाद अपना दूध फ्रिज में रख के जाती थी बच्चे को पिलाने के लिए, मेड जल्दी के चक्कर में वो ठंडा दूध उसको पिला देती थी, तो उसकी छाती जाम हो गई थी। वो अस्थमैटिक नहीं था, वो ठीक हो गया। मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होनी थी। मेरी सेविंग्स ख़त्म हो गई, वो परमानेंट हो गया। फिर घर वालों ने उसके कहा कि देखो, आदमी की तो सहन करनी पड़ती है, या तो तुम अपने घर वालों से मदद मांगो, नहीं तो जैसे हाल में रखेगा रहना पड़ेगा। हम भी तो ऐसे ही रहे थे। अब वो लड़की जिसके स्वाभिमान को जब हिला दिया गया, तो वो अपने पिता के सामने नहीं झुकी, तो पति के सामने तो वो कैसे झुकेगी। वो जब अकेली थी, वो जब नहीं डरी, तो अब तो उसके साथ एक और जीव था। अब तो उसका डरने का ऑप्शन भी ख़त्म था, मरने का ऑप्शन भी ख़त्म था। अब क्या। फिर मैंने शुरुआत करी। 2-4 धागे पड़े हुए थे घर में, कुछ चूड़ियाँ थी, उन पे कुछ सुंदर सा डिज़ाइन बनाया और ऐसे ही डाल दिया व्हाट्सएप पे। मेरे स्टाफ की 1-2 वुमेंस को वो पसंद आया कि यार छोटा बच्चा भी है और फिर भी देख तू ये काम कर रही है। क्योंकि मुझे चाहिए थी कारण कि मैं अपने बच्चे को अगर डिप्रेशन में पाल रही हूँ, तो मेरा जो दूध भी उसके अंदर जा रहा है, उससे भी वो पनप नहीं रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा बीमार है तो क्यों बीमार है, क्योंकि बच्चा अगर माँ का दूध पी रहा है और माँ नेगेटिव है, उसकी छाया बच्चे पे बिल्कुल पड़ती है। और ये बात मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। ये स्टेटमेंट इसलिए भी ऑथेंटिक है क्योंकि ये सिर्फ किसी किंवदंती नहीं सुना रही हूँ, मैं खुद वहाँ से होकर गुजरी हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप भी उस दौर में हैं कि आपको लग रहा है कि सारी दुनिया बच्चे में ही सिमट गई है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कसूर आपका है। आप डिप्रेशन से गुजर रही हो सकती हैं, तो आप उसके कारणों की जांच ज़रूर करें। मैंने फिर हैंडमेड ज्वेलरी का काम शुरू किया। बच्चा मेरा पता नहीं किस परिवर्तन के लिए बड़ा हो रहा था कि वो 1.5 साल का बच्चा भूखा भी होता था तो वो रोता नहीं था कि माँ बैठी है तो साथ में काम कर रही है। फिर उससे अच्छी सेल शुरू हुई। फिर घर में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई कि ये तो तेरे से ज़्यादा कमा रही है घर पे बैठी हुई, नहीं इसके काम वाली रखने की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, काम वाली तो ऊपर नहीं जाएगी, चप्पल पहन के नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी। जो भी काम करने वाली आती उसको भगा दिया जाता। ऑर्डर्स इतने आने लग गए थे कि मैं अकेली बच्चे के साथ वो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रही थी, तो कस्टमर छूटते जा रहे थे। जैसे तैसे करके अपना काम चला रही थी कि दूसरी बार फिर पता चला मुझे जब बच्चा
मेरा 2.5 साल का हुआ कि सेम लड़की के साथ अभी भी उनका उठना बैठना है, मिलना जुलना है। और अब की बार लाइसेंस के साथ है कि माँ बाप को बता दिया, मेरी बेइज्जती कर ली, अब क्या। उन्होंने कहा कि तुम तो गाँव से पढ़ी लिखी हो, तुम्हें क्या पता डबल मीनिंग चैट क्या होती है, न्यूड पिक्चर्स क्या होती है, चलता है इतना तो दोस्तों में। मुझे गुस्सा था, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिए, उसके सब तीनों जीजा को भेज दिए कि भाई मैं ही गवार हूँ या पूरी दुनिया ही गवार है। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर ऐसी बातें कोई लड़का किसी लड़की से कर सकता है शहर का, तो फिर मुझे भी करने का अधिकार है, आपको भी करने का अधिकार है। आप क्यों इसकी बहन के साथ ज़िंदगी बसाए बैठे। वो उसके मैं पे चोट लगी और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं इस बच्चे के लिए दूध ला रहा हूँ ना, अगर ये बच्चा ही लड़ाई का कारण है ना और इसकी वजह से तुम बंद कर यहाँ रह रही हो, मैं इस बच्चे को ही मार देता हूँ। और उसने उसके ऊपर तकिया रखने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से दम आया, मैंने उसको धकेला और उसके एक लगाया, गाल पे चाटा। और उसका बस चला नहीं कि वो मुझे वापस मारता। उसकी माँ की एक स्टेटमेंट थी कि इस घर में मर्द तो ये है, तू तो औरत है। तो उसने जैसे ही मुझे दीवार की तरफ धक्का दिया, वो इतना हट्टा कट्टा जिम ट्रेनर, मेरे पास कोई चारा नहीं था। यहाँ पे मैंने उसके नखून शायद लगा और वो एकदम पीछे हुआ। तो वो पहला और आखिरी हमारे बीच पति पत्नी का संबंध का वो रात रही कि मैंने अपनी चूड़ियाँ मंगलसूत्र सब उतार के उसकी माता को दे दिया कि अब नहीं। फिर भी मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं किसको बताती, किसको कॉल करती, कहाँ जाती। उस छत के नीचे रहना मेरी मजबूरी थी। मेरा बच्चा 3 साल का हुआ, मैंने इंतज़ार किया कि ये स्कूल जाएगा तो मैं कोई प्राइवेट नौकरी करूँगी। वो स्कूल गया, 3 साल के का, मैंने उसका एडमिशन करा दिया। मैंने खुद भी प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। उस टाइम मैंने प्रेगनेंसी की वजह से अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था। और शिक्षा का बाज़ारीकरण देखिए कि साउथ दिल्ली के स्कूलों में जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाती, पहला सवाल ये किया जाता कि हरियाणा बोर्ड से पढ़े हो आप? अच्छा, पर्सनालिटी भी मैम कुछ अच्छी नहीं है, आपको पता है आजकल पेरेंट्स को चाहिए कि अट्रैक्टिव स्टाफ हो, नहीं तो सैलरी अच्छी नहीं मिलती। फिर मैंने एक एनजीओ में नौकरी स्टार्ट कर दी। एनजीओ में नौकरी स्टार्ट करी, वो एक स्पेशल बच्चों का एनजीओ था। प्रेगनेंसी के दौरान ही मैं अपने स्पेशल बच्चों के एनजीओ का कोर्स कर चुकी थी, स्पेशल एजुकेशन का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो उस वजह से मुझे वो नौकरी मिल गई। वहाँ पर ये था कि बच्चों को सिर्फ खड़ा कर देते थे कि बच्चे बेकरी में कुकीज़ बना रहे हैं, वर्कशॉप में कैंडल बना रहे हैं और 35-35 हज़ार बच्चों से फ़ीस ली जा रही है। मैंने कहा सर ये गलत हो रहा है, आप इन बच्चों को तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं वोकेशनल के नाम पे और ऊपर से इनसे फ़ीस और ले रहे हैं, और जो गरीब का बच्चा आपके सेंटर में आ रहा है उसको आप एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैडम हमें काम करना मत सिखाइए, हम आपको अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आप अपनी 10 दिन की तनख्वाह पकड़िए। और मुझसे मेरी वो जॉब चली गई। फिर मुझे लगा कि अब तो क्या, अब तो बच्चा भी इतना बड़ा हो गया कि अब उसके सहारे भी मैं घर पे नहीं रह सकती। हैंडमेड का काम इसीलिए बंद हो गया कि इतने ऑर्डर आ रहे थे तो मैं कस्टमर को उसकी फुलफ़िल ही नहीं कर पा रही थी ऑर्डर्स, तो सारे कस्टमर हट गए। फिर चुप रहकर किसी प्राइवेट स्कूल में काम किया। फिर लॉकडाउन लग गया तो वो रिश्ते जो सिर्फ एक फ़ोटो फ्रेम में साथ होते हैं कि बहुत अच्छा जोड़ा है, आदर्श जोड़ा है, कभी लड़ते ही नहीं हैं, प्यार से रहते हैं। जिस इंसान से उम्मीदें ख़त्म हो जाती है ना, उससे लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती है। और लोगों को लगता था कितना प्यारा जोड़ा है। उनको नहीं पता कि इस फ़ोटो फ्रेम में जो 2 लोग हैं वो अपनी अलग अलग ज़िंदगी जी रहे होते हैं। फिर ऐसा हुआ कि फिर से जो मेरे अंदर सोई हुई कहानियाँ थी उन्होंने करवट ली। एक ऑनलाइन साइट थी मॉम्सप्रेसो करके, वहाँ पे ब्लॉग्स लिखे जाते थे और वो क्या करते थे कि हर हफ्ते एक कहानी देते थे और बेस्ट कहानी को वो पैसे भी देते थे, कभी 1000 रुपये, कभी 2000 रुपये। मैंने वहाँ अपनी कहानियाँ लिखना शुरू करी। लगातार 4 महीने तक मैं टॉप ब्लॉगर रही हर महीने की। तो उनको लगा कि यार इनकी कहानियों पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे हमें इनकम जनरेट हो रही है। तो घर में फिर से एक बार लड़ाई हुई कि उसने हमारे बेडरूम में कैमरा लगा दिया, क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे मेरे बीच संबंध अगर ख़त्म हो गया है तो हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी हो। वो लड़की जो ना नौकरी करने के लिए बाहर जा रही है,
जिसका कभी कोई पुरुष मित्र रहा ही नहीं, जिसकी ज़िंदगी में कोई रिश्तेदार नहीं, आपका कोई रिश्तेदार, इवन महिला भी ऊपर तक नहीं जा सकती आपकी माँ की इजाज़त के बिना, पुरुष तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ़ इसलिए कि वो आपके साथ कोई पति पत्नी के संबंध में नहीं है, तो आप ये शक कर रहे हो कि क्या पता इसका कोई अफेयर चल रहा हो, आपने बेडरूम में कैमरा लगा दिया है, माइक लगा दिया है। चलो कोई बात नहीं, क्या मिलना था? जिसकी ज़िंदगी में बंजर हो वहाँ पर तो कोई आभास आपको होना नहीं था। एक दिन लड़ाई हुई, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया, फ़ोन बंद कर दिया, वाईफाई का कनेक्शन हटा दिया। उस दिन मुझे बहुत बेबसी महसूस हुई कि एक अनपढ़ इंसान, एक शराबी को आप कह सकते हो कि वो मारपीट करता है आपके साथ, आप उन घावों पे मरहम लगा सकते हो, चिल्ला सकते हो, लोगों को बता सकते हो आपके साथ गलत हो रहा है। एक वो लड़की जिसको आपने देखा संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, उस लड़की से आपने शादी करी और उस लड़की को दिमागी रूप से इतना तोड़ दिया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ऐसे ज़ख्म थे जो मैं किसी को दिखा नहीं सकती थी, वो ऐसी चोट थी जिससे मैं चिल्ला नहीं सकती थी, वो ऐसी मार थी जिस पे किसी दवा का कोई काम नहीं था, और मैं धीरे धीरे ख़त्म हो गई। 3 दिन से मैंने अपना ब्लॉग अपडेट नहीं किया गया था वहाँ पे, क्योंकि पेटीएम के सहारे ही वो अपनी भेजते थे जो भी पुरस्कार की राशि होती थी। वहाँ से एडिटर का कॉल आया कि अनीता भारद्वाज के 3 दिन से ब्लॉग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम के मेरी जो ब्लॉग्स थे वो काफ़ी निराशाजनक थे। आत्महत्या, घर की टूटन, पता नहीं क्या रहा मेरी कलम में कि जो चीज़ें मैं लिखती गई, उन कहानियों की पात्र मेरी ज़िंदगी ने मुझे ही बनना चुना कि मेरी कहानियों की जो नायिका है, उसकी जो तड़प है, उसका जो आत्मसम्मान है, उसका जो गुरूर है, जब वो टूटता है तो कैसे वो खुद के लिए खड़ी होती है और छोड़ देती है सब कुछ। मेरी वो कहानियाँ मुझे अंदर से कचोट रही थी। लोगों को लगता होगा ये किताबी बातें हैं, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, इसीलिए तो ज़्यादा सोच रही है। नहीं तो ना तो थप्पड़ मारता था वो, ना तो गाली देता था, अच्छी सरकारी नौकरी थी, अच्छा भला साथ रह रहा था, दुनिया भर के आदमियों के अफेयर होते हैं। पर हो सकता है मेरी तरह और महिला की ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा हो और वो आवाज़ ना उठा रही हूँ, क्योंकि हमारे समाज में क्या है कि गलत चीज़ को परंपरा बना देते हैं। तेरी माँ ने भी तो सहा है, तेरी सास भी तो सह रही है, तू सह लेगी तो क्या होगा। अगर कोई चीज़ गलत है और उस धैर्य से चल रही है और वो परंपरा बन गई है, तो माफ़ कीजिए, वो नियम नहीं है, वो सड़े हुए वो संस्कार हैं जो आपके आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देंगे। मुझसे सहन नहीं हुआ। वो इंसान जिसको ये पता था कि लड़की बिल्कुल लावारिस वाली हालत में है, कि ना इसके घर वाले फ़ोन करते हैं, ना इसकी जॉब छूट गई है तो स्टाफ वाले भी कितने दिन साथ रहेंगे, दोस्त तो उसका कोई था ही नहीं। इसको पूछने के लिए कॉल कैसे आ गया कि ये लड़की ज़िंदा भी है या मर गई, वो पहली चोट थी उस पर। उसने कहा कि तुम अब कोई ब्लॉग नहीं लिखोगी, नेट का कनेक्शन मैं हटवा रहा हूँ। फ़ोन भी मुझसे छीन लिया गया। फिर जब एडिटर की तरफ से धमकी दी गई कि आप या तो उनसे बात करवाइए, नहीं तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, उनकी लास्ट पोस्ट है आत्महत्या के ऊपर, तो मेरा फ़ोन मुझे दिया गया। मुझसे इंश्योर करवाया गया कि नहीं मैम, मैं ज़िंदा हूँ। बट मैंने उनको कहा कि मैं ज़िंदा हूँ और इस घर में हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है। तो वहाँ से जो लेखक मेरे साथ जुड़े थे, उनमें से एक मेरी बहन की आईडी को उसने सर्च करके मैसेज किया कि जो लड़की तुम्हें लग रहा है कि 5 साल से अपनी गृहस्थी में बहुत खुश है और तुम्हें बता नहीं रही है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो खुश है। अगर उसको तुम बचा सकते हो तो बचा लो। मेरी बहन एक स्टूडेंट थी पीएचडी की जेएनयू में। वो मेरे पिताजी को ये नहीं कह सकती थी कि आपकी बेटी दुखी है तो उसको बचा लीजिए, क्योंकि जब मैं घर से गई तो वो धक्का उनके लिए बहुत ज़्यादा था कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर मुझे मना रही थी कि बहन घर चल, घर बर्बाद हो जाएगा, और मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब मैं उससे किस मुंह से कहती कि मेरी मदद कर।
फिर भी उसने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया कि मैं पापा को नहीं बताऊंगी, मेरी 4 लाख का मेरे पास है सेविंग्स, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप आ रही है JNU से, ये तू ले ले और अपने लिए शेल्टर ढूंढ ले। मैंने अपने लिए शेल्टर ढूंढने की कोशिश करी, उससे भी बातें हुई। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, देखूंगा कहाँ जाओगी, रेड लाइट पे ही तो बैठोगी। वो मेरे स्वाभिमान पे किसी आदमी का मारा हुआ दूसरा थप्पड़ था। वो थप्पड़ मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपना सामान बांधा, अपने बेटे को उठाया। उसके घर पे उसकी माँ, बहन, भाभी, वो खुद सब थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस घर की बहू हो और वो जो 11 लड़कियों के बाद जो लड़का हुआ है उसको लेकर कहाँ जा रही हो, क्योंकि सबको पता था कहाँ जाएगी। कैमरा लगवाया हुआ है, बहू का कोई यार भी नहीं मिला कि कोई यार हो, घर वाले भी नहीं हैं। आ जाएगी 2 दिन में धक्के खा के, कहाँ जाएगी, कोई कितने दिन किराया भरेगा। किसी ने नहीं रोका, मैं आ गई। उस टाइम लॉकडाउन खुलने का दौर शुरू ही हुआ था। कुछ 1 महीने तो मैंने स्कॉलरशिप के पैसे से गुजारे। मुझे लगा कि अब तो होगा नहीं। फिर से मैंने चूड़ियाँ बनाना शुरू करी, ऑनलाइन सेशन देने शुरू करे। फिर मुझे किसी ने कहा कि जब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और तुम इतने नियम कानून जानती हो तो उसके ऊपर केस क्यों नहीं कर देती। मुझे लगा कि रास्ता तो ठीक है, अगर वो मुझे खर्चा नहीं देगा तो अपने नाम से तो आज़ाद करेगा। मेरे बेटे को ये तो मैं असमंजस में नहीं रखूँगी ना कि उसका बाप है तो कहाँ है। मैं उसको एक कानूनी कागज़ दिखा सकती हूँ कि उसका बाप था, अब नहीं है। मैंने किसी से कांटेक्ट करके, जहाँ वो एडिटर थे ऑनलाइन साइट के, उनको कहा कि मैम किसी वकील से मुझे मिलवाइए। वहाँ पिटीशन उन्होंने बनाई तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें ये सब लिखवाना पड़ेगा कि आपके साथ मारपीट हुई, आपके जेठ ने, आपके ससुर ने आपके साथ हाथापाई करने की कोशिश करी। मैंने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना मैं लिखवाऊंगी। उन्होंने कहा बेटा ये केस 0 है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, सालों साल धक्के खाती रही हूँ, कोई नहीं सुनेगा तेरी। महिला थाने में गई, उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेंटल हरासमेंट की कोई शिकायत नहीं होती, कोई केस नहीं बनता, कोई काउंसलिंग नहीं होती। ठीक है, तो मैंने सर को कहा कि सर मैं इतना तो नहीं लिख पाऊँगी कि मेरे साथ हाथापाई हुई और ये हुआ। हाँ, आप ये लिख सकते हैं कि उसने कैमरा लगवाया, ये मेरी निजता का हनन है, और एक पति भी अगर है तो वो भी उसकी पत्नी की मर्ज़ी के बिना उसको हाथ नहीं लगा सकता है। उस कमरे में मैं कपड़े भी बदल रही हूँ, वहाँ पे मेरी वीडियोस भी उस कैमरे में रिकॉर्डेड हैं, और मुझे नहीं पता कि वो इंसान या कोई भी पुरुष इस दंभ को सहन करेगा कि उसकी बीवी उसे छोड़ गई। उसको ये प्रूफ करने के लिए कि बीवी कैरेक्टर लेस थी इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे विश्वास नहीं था कि वो वीडियो किसी और के सबको नहीं देगा या उसको एडिट नहीं करेगा या मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। हुआ भी ऐसे, बस लोगों को कहा भी कि देखो मेरे से सुंदर थी, होगा कोई यार, ऐसे थोड़ी चली जाती है लड़की घर छोड़ के, कोई तो होगा। केस हुआ, कोर्ट में डेट लगी, वहाँ लिखा गया कि मेंटली ये सब टॉर्चर किया गया, इससे कुछ भी नहीं दिया गया, बच्चा भी इसके पास है, इसका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, इसकी नौकरी भी छूट गई है। कोर्ट में डेट ऑनलाइन लगती थी, 6-6 महीने की डेट मिलती थी, 1 साल हो गया था, कोर्ट की सिर्फ फीस जा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर लोगों ने जब उसको कहना शुरू किया होगा कि भाई अगर उसके यार थे तो बच्चा क्यों ले गई, बच्चा तो छोड़ के जाती ना, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं वो सही है और तू गलत है। उसने मेरे ऊपर कस्टडी का केस कर दिया कि बच्चा वापस चाहिए, ये अच्छी माँ नहीं थी। फिर से वही कि शायद बच्चे की ज़िंदगी में भी संघर्ष लिखा था। वहाँ मुझे अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ा। एक माँ, एक लड़की जिसे बचपन से मिडिल क्लास की हर लड़की को ये कहकर बड़ा किया जाता है कि बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं है, नौकरी करो,
और अच्छा है, जल्दी से शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा भी लड़का हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो वो लड़की जो ज़ीरो से दोबारा यहाँ तक आई थी, वो फिर से एक बार ज़ीरो हो गई। वहाँ मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपने अंदर की माँ को ज़िंदा रखती कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने से चिपकाए रखूँगी, चाहे भूखा रखूँ, चाहे कैसे भी रखूँ, या मेरे पास मेरे स्वाभिमान को ज़िंदा रखने के लिए ऑप्शन था कि मैं उस लड़की को ज़िंदा रखूं जो दुनिया से लड़ सकती है, उसके गलत को गलत कह सकती है, चाहे उसको मरते दम तक लड़ना पड़े। मैंने उस माँ को मार के उस लड़की को ज़िंदा रखने की सोची, और मैंने पहली डेट में ही वो बच्चा उसके पिता को सौंप दिया। और मैंने उसको कहा कि पिता होने का मतलब सिर्फ बच्चे की माँ के साथ सोना नहीं है, बच्चे को पालना भी है। बच्चा उसके पास चला गया 1.5 साल बाद। जब लगा उसको कि बच्चा उसके पास आ गया है, तो उसके जितने भी प्रेम संबंध थे, उन संबंधियों ने कोई और संबंधी बना लिए, और जो रिश्तेदार अपनी बहनों के रिश्ते ला रहे थे, उनके सर पे भी बच्चा आ गया कि अब कैसे, बच्चे को कैसे संभालेंगे। और बच्चा भी किसका, जिसकी माँ इतने सवाल करती है, और वो 5 साल का बच्चा जिसके सामने ये कहा जा रहा है कि तेरी नई मम्मी आएगी, और उसने एक दिन कह दिया कि आप नई मम्मी ला सकते हो तो मेरी मम्मी नए पापा क्यों नहीं ला सकती। तो उन सब ने कहा कि इसकी आंखों में हमें इसकी माँ दिखती है, बच्चा वापस दे दे। उसने फिर से कोर्ट में कहा, डेट में, कि बच्चा वापस ले लो, बच्चा नहीं पल पाएगा माँ के बिना, कोई बात नहीं, मैं इसका खर्चा दे दूँगा, 10,000 रुपये दे दूँगा। बच्चा साउथ दिल्ली के अच्छे स्कूल में पढ़ता है, 12,000 रुपये उसकी फ़ीस है। 10,000 रुपये में आप क्या करेंगे? कहाँ मैं उसको रखूँगी? मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। मैं अगर वेस्ट दिल्ली से उसको साउथ दिल्ली छोड़ने भी जाती हूँ तो किराया भी 14,000 रुपये महीना है। वो कौन देगा? उस बात का कोई वो नहीं था। राजकुमार त्रिपाठी की कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डाला मैंने, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपके बच्चे का जो अधिकार है उसके लिए तो आप लड़िए, बेशक बच्चा उधर चला गया हो, पर कम से कम वो इतने डर में तो रहेगा कि बच्चे को अच्छे स्कूल से निकलवा के सरकारी में तो नहीं पढ़ा पाएगा कल को शादी करके। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल। मुझे राजकुमार त्रिपाठी जी ने कहा कि तुमने तो डबल कोर्स किए हुए हैं, तुम तो इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, इससे सुंदर हो, इस लड़के की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? या तो इसके घर चली जाओ, या तो इसको तलाक दे दो। मैं कहा सर, अगर ये तलाक चाहता है तो इसको कहो कि ये केस डाल दे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दोबारा के डिवोर्स की पिटीशन बनाऊं और एक नया केस इस पर डाल दूं। फिर डेट्स लगती रही। मैं इतनी तंग हो गई कि मुझे लगा कि यार अब बच्चा भी चला गया, अब फिर से एमलेस लाइफ हो गई। घर पे भी उस टाइम तक पता चल गया था कि बेटी वापस आ गई है, लेकिन घर पे बेटी जाए कैसे? एक पिता को उसकी बेटी कभी भारी नहीं लगती। ये जो समाज है ना, ये उस तलाकशुदा बेटी को इतना भारी कर देता है कि उसके पिता को लगता है कि यार मैं अर्थी तो इसकी उठा लूँगा, पर इसका बोझ नहीं उठा सकता। पर एक ऐसी लड़की जिसका तलाक भी नहीं हुआ है, जो पिता के घर से चली गई थी तो उसकी वापसी भी नहीं हुई, तो उसकी लाश का हकदार कौन होगा? ये भी सवाल बनता था। फिर उस वक्त तक मैं ओपन माइक और पोइट्री के ज़रिए कहानियाँ लिखनी मैंने शुरू करी। मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी एक पोइट्री के थ्रू रखी, जो मेरे पिताजी तक भी पहुँची। उसमें कुछ ऐसा जिक्र था कि बाबा अपनी लाड़ों पर इतना एहसान करना, विदाई के बाद भी अपनी चिड़िया के लिए अपने बगीचे में एक घोंसला ज़रूर रखना। यूं तो चिड़िया तेरी पिंजरे में भी रह जाएगी, तेरी पगड़ी की खातिर वो पिंजरे में ही मर जाएगी। पर चिड़िया तेरी थोड़ी चंचल है, पिंजरे से लड़ती हर पल है। पिंजरे पर है तेरी इज्जत का ताला, उसने तेरी चिड़िया के पंख को लहू लुहान कर डाला। एक रोज बाज ने चिड़िया के मन को भी जख्मी कर डाला, उसने पिंजरे पर लगाया अपनी इज्जत का ताला। मन से भी जख्मी और तन से लहू लुहान, तेरी चिड़िया ढूंढती अब अपने लिए शमशान। बाबा मेरी लाडो को
अपने बगीचे में रहने देना, मेरे हिस्से की बातें उसको कहने देना, और तेरा बगीचा बहुत बड़ा है, उसमें एक घोंसला मेरा भी रहने देना। मैंने ये कविता लिखी, बहुत सारे लोगों तक पहुंची, मिलियंस में व्यूज़ गए, लोगों के कमेंट्स आए कि हमारी घर वापसी हो गई है, हमारी घर वापसी हो गई है। एक दिन भगवान की दया से मेरी भी घर वापसी हो गई। वहाँ मेरे पास 2 चुनाव थे कि अगर मेरे पिता ने मेरी घर वापसी कर ली है तो जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी कभी घर वापसी नहीं होगी, तो उनका क्या होगा, उनको मैं क्या कहूँगी और कैसे कहूँगी कि तुम लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने पैरों पे खड़ी रहो। और हर परिवार में जो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, चलो आज भाई बहन छोटे हैं, उनकी शादियाँ नहीं हुई, कल इस घर में भाभी भी आनी है, फिर से अगर तू किसी पे बोझ बन गई तो फिर वो घर कैसे छूटेगा, क्योंकि तीसरी बार ज़ीरो होने की हिम्मत शायद मेरे में नहीं है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अकेली ही रहूँगी, लेकिन अपने माँ बाप से मिलती रहूँगी। मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया मैंने एज ए स्पेशल एजुकेटर। और हमारा शिक्षा नीति ज़िंदगी में दौर ऐसा रहा कि उसने कभी मुझे परिवर्तन लाने से, आंदोलनकारी बनने से अछूता नहीं रखा। वो बच्चे जो स्पेशल नीड थे, उनकी क्लासेस ही नहीं लगाई जाती थी, मुझे किसी क्लास का क्लास टीचर बना दिया गया। मैंने सर से कहा कि सर मेरी जिम्मेदारी ये बच्चे हैं, आप मुझे इनके साथ काम करने दें। उन्होंने कहा मैडम आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। मैंने कहा सर अगर मैं नौकरी से हाथ धो बैठूंगी तो मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी का जो एम था, अपना बच्चा, मुझसे वो भी छीन लिया है इस ज़माने में। अगर मैं उसके बिना जी सकती हूँ तो आप एक पत्थर को धमकी दे रहे हैं। तो सर ने कहा ठीक है मैडम आप स्कूल छोड़ दीजिए। 9 महीने हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए, मैंने स्कूल छोड़ दिया। फिर से मुश्किलें। अब 1-2 महीना तो निकल गया जो सेविंग्स थी, और पिताजी को भी नहीं कह सकती कि मुझे परमानेंटली घर पे रख दो, क्योंकि कोर्ट में केस अभी तक चल रहा है। वो कोर्ट में इस चीज़ के लिए तैयार, क्योंकि कानून जो है वो बिकता है। अगर मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं, या मैं सरकारी वकील कर रही हूँ और सामने वाली पार्टी के पास पैसे हैं और उसका वकील प्राइवेट है, तो जज फेस वैल्यू की बात सुनते हैं। केस चल रहा था, घर पे नहीं रह सकती, किसी से पैसे नहीं मांग सकती, कुछ और काम नहीं कर सकती, तो मैंने होम ट्यूशन देने शुरू किए। उससे मैंने इतना फंड इकट्ठा किया कि मैंने किराए पे कमरा लिया और वहाँ पे इन बच्चों के लिए एक सेंटर शुरू किया। शुरू में आए सिर्फ 3 बच्चे। मोहल्ले वालों ने कहा ये क्या पागलों का सेंटर खोल के बैठ गई, कभी अगर दोबारा शादी करेगी तो आगे भी बच्चे पागल पैदा होंगे, हमारे बच्चों पे भी टैग लगाएगी। मुझे लगा यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं। मैंने फिर दूसरे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन शुरू किया। नॉर्मल बच्चे भी आने लगे, प्री स्कूल स्टार्ट हुआ, 4 से बच्चे 8 हुए, 4 महीने बाद बच्चे 11 हुए, फिर 45 बच्चे हो गए। फिर मेरा मन फिर से उछट गया जैसे जैसे कोर्ट डेट जा रही थी। मुझे लगा कि अब क्या, बच्चा वापस मैं ले नहीं रही हूँ, शादी अगर मुझे दोबारा करनी नहीं तो हमारे बीच एक सेटलमेंट पे साइन हो गए कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होगा, मेरे बच्चे के विजिटिंग राइट्स मेरे पास रहेंगे। अगर मैं किसी से शादी नहीं कर रही हूँ तो मैं डिवोर्स भी नहीं दे रही हूँ कि वो बंदा भी लीगली तो किसी से शादी नहीं कर सकता। पर हमारे देश में कानून जो बनते हैं ना, उससे पहले उसको टूटने के नियम बनते हैं। अडल्ट्री लॉ है, आप किसी से दूसरी शादी नहीं कर सकते लेकिन लिव इन में रह सकते हैं। एक इंसान जिसकी फितरत में वफा नहीं है, उसको और क्या चाहिए कि ठीक है आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, आपने दूसरे को होल्ड पे डाल दिया है। सेटलमेंट पे साइन हुए कि मुझे अब सिर्फ ध्यान अपने काम पे लगाना है। फिर से मैं काम छोड़कर अपनी परेशानियों में इतना घुल गई कि मैं फिर से डिप्रेशन में चली गई
मुझे लगा कि यार अब और कुछ नहीं होगा मुझसे और ये ज़िंदगी तो बस अब चलेगी नहीं। बाय चांस ऐसा हुआ कि मैंने जब ये इस कोर्स में एडमिशन लिया था तो मैंने अपनी बुआ जी की बेटी का भी इसी कोर्स में एडमिशन करा दिया था। उसका कोर्स पूरा हुआ। उसने कहा कि किसी प्राइवेट स्कूल में तो नौकरी मिल नहीं रही है, तो दीदी मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूँगी। मैं जितने दिन डिप्रेशन में रही, स्कूल बंद होना जब तय था तो उस टाइम भगवान ने उसका मुझे साथ दिया कि स्कूल लगने लगा। मैं नहीं होती थी तो वो बैठी होती थी। तो फिर मैंने अपनी मम्मी के नाम से उस सेंटर का नाम रखा कि अगर मैं अपने बच्चे के नाम से सिर्फ जी सकती हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा एटलीस्ट मुझे फ़ोन तो कर सकता है कि अगर मुझे खाना नहीं मिल रहा है या मुझे मारा जा रहा है तो मैं अपनी माँ को फ़ोन कर सकता हूँ। और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। सेटलमेंट के नियमों के अनुसार अब हमें पूरे 3 साल हो गए सेपरेशन को, तो मुझे डिवोर्स के कागज़ मिल जाने चाहिए थे ताकि किसी सरकारी नौकरी के लिए मुझे एज रिलैक्सेशन मिल जाए। कोर्ट से फ़ाइल गुम हो गई। 15 दिन पहले मुझे पता चला है कि कोर्ट में वो फ़ाइल ही नहीं है। अब मुझे वो फ़ाइल निकलवाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, FIR दर्ज करनी पड़ेगी, फिर से वकील हायर करना पड़ेगा। वो जो काम मैं कर रही हूँ उसकी जो मेरी पूरी एनर्जी है वो मुझे वहाँ भी देनी है। इस बीच जब मैं चली गई थी तो मेरी माताजी की तबीयत में बहुत गिरावट आई। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की शिकार हैं वो। हर रोज़ उनकी एक एक नर्व टूटती है। अपनी माँ को अपनी आँखों के आगे मरते हुए देखना और फ़ोन पे अपने बच्चे को रोते हुए देखना कि आई हेट माई सेल्फ। सबकी माँ उसके पास है, आप क्यों चले गए? तो उस इंसान के पास अब जीने के लिए क्या होगा? फिर मेरे पास एक कॉल आया कि मैम मेरे को घर से निकाल दिया गया है। मेरी बेटी स्पेशल नीड है। उसके चाचा ने ही उसके ऊपर हाथापाई करने की कोशिश करी है और मेरे पास कोई काम नहीं है, ना मेरे पास स्कूल की फ़ीस है कि मैं उस बच्ची को कहीं भेज सकूं, और मैं किसी बुटीक में काम कर लूँगी, मेरी बच्ची को आप पढ़ा लें। मैं जो ज़िंदगी से निराश हो चुकी हूँ और कोई होप मुझे नहीं दिख रही। उस बच्चे के लिए मुझे वो सेंटर चलाना पड़ा। अब ऐसा हुआ कि फिर से भगवान ने कोई रोशनी भेज दी और वो रोशनी वो बच्ची है। सेंटर भी चल रहा है, फंड्स भी अरेंज हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, FIR भी दर्ज हुई है, फ़ाइल ढूंढी जाएगी, नियम सिखाए जाएंगे। अब की बार नियम इंसानों को नहीं सिखाए जाएंगे या जिसके खिलाफ़ केस है उसको नहीं सिखाए जाएंगे। अब नियम वकीलों को सिखाए जाएंगे, जज को सिखाए जाएंगे। इस कानून में संशोधन लाया जाएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि 90% केस झूठे दर्ज हो रहे हैं दहेज के, मारपीट के, तो जब आपके पास कोई पीड़िता लड़की आती है तो आपके कोर्ट में, आपके महिला थाने में एक फॉर्मेट लगा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि मुझे मारा गया, मेरे साथ हाथापाई की गई, मेरे साथ ये किया गया, और उसके बिना आप उसकी पिटीशन ले नहीं रहे हैं। जब किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हो रहा है और आप कह रहे हो कि सबूत लेकर आएँ, तो वो सबूत लेकर कहाँ से आएगी? उसके पास घर में कैमरा नहीं लगा हुआ। और अगर कोई लड़की कैमरा में सबूत लेकर आ रही है, रिकॉर्डिंग लेकर आ रही है, तो आप कह रहे हो कि आपने उसको इतना उकसाया कि इंटेंशनली आपने पहले कैमरा इंस्टॉल किया हुआ था कि आपकी बातों से ये लड़का गुस्सा होगा, आपको मारेगा, गाली देगा। तो वो लड़कियां कहाँ जाएंगी? तो मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि इस नियम का क्या संशोधन करेंगे आप? रही अब बात मेरे स्पेशल बच्चों की भी, तो स्कूल्स में हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों ने इतना बाजारीकरण कर दिया है शिक्षा का कि उन बच्चों का एडमिशन ही नहीं लेते। एडमिशन लेते हैं तो उनसे 4 गुना फीस लूटते हैं, 4 गुना फीस लूटते हैं, उनके साथ शैडो टीचर रखवाते हैं। तो मैंने वहाँ पर RTI लगाई
इंक्लूसिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि दिल्ली के जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनमें से किस में हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 120 स्कूल से रिप्लाई आया। उनको ये लगा कि चुनावी मुद्दा भी काफ़ी ज़ोरों पे है और हमारे स्कूल का नाम भी आ गया है, तो ये अब कोई एक्शन लेगी। तो वहाँ पे अभी स्पेशल एजुकेटर की लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं। इस सब कहानी को बताने का मेरा सिर्फ इतना मोटिव था कि ज़ीरो से शुरुआत सिर्फ एक बार नहीं होती, दोबारा भी हो सकती है। अगर किसी से उसके जीने का अधिकार, एम सब छीन लिया जाए, बिना रिश्तों के भी आपको कर दिया जाए, महरूम रख दिया जाए रिश्तों से, तब भी आप जीते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो लड़ाई है कानून से, मेरे अधिकारों के लिए, मेरे जैसी दूसरी महिला के अधिकारों के लिए और मेरे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए, वो चलती रहेगी। और जब जब मैं कमज़ोर पड़ूंगी शायद कोई दूसरी किरण फिर से मेरा हाथ पकड़ लेगी। धन्यवाद। ऐसे ही पॉडकास्ट शूट के लिए दिए गए नंबर पर अपना स्लॉट बुक करें और सो सर्च स्टूडियो पेज को अभी फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें।